India with the global markets in terms of business setups? What do you think are the next 5 to 10 years going to look like? If at all, अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्टार्टअप्स आज भी यूएस से निकल के आते हैं। इंडिया अभी अभी पिछले 5 सालों में थोड़ा बहुत वहां तक पहुंचने की कोशिश कर भी रहा है। So that is also one of the reasons why the government is coming up with different schemes and reforms, and there are a lot of facilities today. हमारी जो मार्केट्स है ना वो काफी शैलो है। लोग कहते हैं 20-30 करोड़ मिडिल क्लास है। द एक्चुअल मिडिल क्लास इज नॉट मोर देन 5 to 10 करोड़। यू विल बी सरप्राइज्ड कि टाटा का जो ट्रेंड है इट इज नॉट डूइंग सो वेल, बट टाटा ने जूडियो खोला 1000 रुपीज से कम के प्रोडक्ट्स, इट इज डूइंग वेरी वेल। इंडिया में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपने इंडिया में प्रोडक्ट मार्केट फिट क्रिएट कर दिया, विच मीन्स कि आपने एक ऐसा नया प्रोडक्ट लेके आए और आपने उसको सेल करके दिखा दिया इंडियन कस्टमर को, तो वो प्रोडक्ट या सर्विस 190 कंट्रीज में आप बेच सकते हो, क्योंकि आपने इंडियन कस्टमर को सेल करके दिखा दिया। शुरू से ही जो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स थे दे वर नेवर वेरी स्ट्रॉन्ग। यूएस में एक तो वहाँ पे लॉ चलता है, वहाँ पे कोर्ट में 1 साल में 6 महीने में डिसीजन आ जाता है। यहाँ पे 20 साल लगते हैं और लॉयर्स पैसा बनाते हैं और सारी पार्टीज पैसा बनाती हैं, कोर्ट में कुछ नहीं होता। जेप्टो का अब आईपीओ आने वाला है, ब्लिंकिट इज डूइंग वेल, इंस्टामार्ट इज डूइंग वेल, इनको फंडिंग मिल रही है, इनको अनलिमिटेड फंडिंग मिल रही है। जोमेटो देखो कहाँ से कहाँ चला गया, आईपीओ मार्केट्स ओपनड अप। Hi Tushar ji, welcome to the Ambition podcast by Vrithi. Thank you, Prithvi, for having me on the Ambition podcast. Amazing name, and it's lovely to be talking to you today. And thank you so much for taking out this valuable time and speaking to My us. pleasure. So Tusharji, you have been working into this ecosystem of finance, you know. You have been helping out a lot of companies set up their IPOs into what do I say? You have worked across like VCs, private equity, M&As, and all of that, right? So, what do you think is the current sentiment in India's funding ecosystem post the 2023 corrections? So we faced a correction in the venture capital ecosystem because the US market faced issues, and broadly we can't go into the deep side of the things, but एक तरह से फंडिंग विंटर आया था वहां पे जिसमें capital became scarce, and since emerging markets में जो फ्लो ओवर होता है मनी का यूएस का वो आता है, मेजॉरिटी मनी है वो यूएस में ही लग जाता है या फिर मोर डेवलप्ड मार्केट्स में लग जाता है। तो इमर्जिंग मार्केट्स को प्रॉब्लम आ गया था और उसमें इंडियन जो फंडिंग इकोसिस्टम है पहले बहुत इजी चेक्स कट रहे थे कि कोई भी कंपनी की अच्छा बिजनेस प्लान है, अच्छी स्टोरी है, फाउंडर अच्छा लग रहा है देखने में। तो पीपल यूज टू कट चेक्स कि कर दो, डाल दो, 1 करोड़ डाल दो, 5 करोड़ डाल दो, even the larger ones, 10 million, 50 million, 100 million. लेकिन अब वो the Indian funding ecosystem has entered a more grounded and disciplined phase. और ग्रोथ एट एनी कॉस्ट जो मेंटालिटी थी कि पैसा डालो फिर चाहे प्रोडक्ट को लॉस में बेचो या कुछ भी करो, कंपनी में ग्रोथ आनी चाहिए, रेवेन्यू आना चाहिए, वो जो मेंटालिटी थी दैट हैज करेक्टेड ऑल्सो बिकॉज बहुत सारी वो कंपनीज जिनकी उस टाइप की फंडिंग हुई थी वो लोग फिर आगे फंड रेज नहीं कर पा रहे थे, तो दे हैड टू आइदर शट डाउन और स्केल बैक। तो जब कोई नया इन्वेस्टर देखता है कि जो पुरानी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं वो स्केल बैक हो रही हैं, वो शट डाउन हो रही है बिकॉज माइंडलेसली ग्रो किया था, बहुत ज्यादा कैश बर्न था कंपनीज में, तो फिर नेचुरली एवरीबडी बिकम्स अ लिटिल बिट सर्कमस्पेक्ट और सोच समझ के पैसा डालना है। और एक जो नई टर्म आई मार्केट में, यूनिट इकोनॉमिक्स की, मतलब कोई भी कंपनी लॉस में प्रोडक्ट ना बेचे कि मैं आज कंपेटिटर से सस्ता बेचूंगा और उसके बाद मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आ जाएंगे, बहुत ब्रांडिंग बन जाएगी मेरी, फिर मैं अपनी प्राइसिंग इंक्रीज करूंगा। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट आया था कि
मोनेटाइज बाद में करना है, बाद में करना है, हम्म। इट वाज अ फेज, इट वाज अ ट्रेंड, तो वो चला गया। और जो अब इन्वेस्टर्स हैं, दे आर लीनिंग टुवर्ड्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एंड ड्यू डिलिजेंस बहुत अच्छी तरह करते हैं कंपनीज की, और थोड़ा सा वो सिस्टम चेंज हो गया है। लेकिन जो अर्ली स्टेज एक्टिविटी है, जो सेक्टर्स अभी भी अच्छे चल रहे हैं, क्लाइमेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप टेक, सैस, या। तो उसमें अभी भी अर्ली स्टेज में अच्छी फंडिंग हो रही है। और उसमें गवर्नमेंट का भी बहुत रोल है, बिकॉज स्टार्टअप इंडिया ने बहुत फंडिंग करी है, और फंड ऑफ फंड्स भी है गवर्नमेंट का 10,000 करोड़ का, तो उसमें बहुत एक्टिविटी है। Okay. So, या when we speak about private equity versus debt funding, could you please, try and explain some difference to our viewers, if at all? बाहर की कैपिटल कोई जो समझदार फाउंडर होता है वो क्यों लेता है? वो इसलिए लेता है कि यार मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मेरे को पता है कि मेरे को ये कंपनी को 5 करोड़ से 100 करोड़ पे लेके जाना है, लेकिन वो 5 से 100 ले जाने के लिए कंपनी से जितना प्रॉफिट आ रहा है वो सफिशिएंट नहीं है उसको कि मैं उस मनी को डिप्लॉय करूं फ्रेश इन्वेस्टमेंट में, नए स्टोर्स खोलने में, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स, नए डार्क वेयर हाउसेस बनाने में, डार्क किचन्स बनाने में। वो मेरे पास सफिशिएंट मनी नहीं है, Hmm. लेकिन अपॉर्चुनिटी है, मार्केट ग्रो कर रही है, तो लेट मी नॉट लूज द अपॉर्चुनिटी एंड टेक आउटसाइड मनी, Yeah. और उससे मैं फिर आई विल ग्रो। Okay. लेकिन कोई भी बाहर का इन्वेस्टर आप लाते हो ना, एक तो आपकी जो टोटल इंडिपेंडेंस होती है वो कहीं ना कहीं जाती है, बिकॉज कोई भी बाहर आपको बाहर का बंदा पैसा देगा, वीसी फंड देगा, फैमिली ऑफिस देगा, तो दे विल हैव ओवरसाइट, Yeah. एंड दे विल आइदर टेक अ सीट ऑन द बोर्ड, एंड दे विल हैव सम राइट्स, एंड तो वो थोड़ा सा आपको अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग चेंज करना पड़ता है। यू हैव टू बी मोर प्रोफेशनल, मोर इंस्टीट्यूशनल, Hmm. यू हैव टू बी मोर प्रोसेस ड्रिवन। तो Okay. वो रहता है, लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि आज आपके पास 3-4 अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, तो नेचुरली वो कंपनी 5 से 100 जब जाएगी तो हो सकता है वो आपको और मनी प्रोवाइड कर दे कि अभी आप 100 से 1000 पे जाओ, और हम लोग आपको अपने नेटवर्क से फंडिंग दिला देते हैं। अगर आपको अच्छे क्वालिटी के रिसोर्स नहीं मिल रहे तो अपने नेटवर्क से दिला देते हैं। अगर आपको मैनेजमेंट नो हाउ का इश्यू है तो हम आपको इंडस्ट्री के एस्टैब्लिश लोगों से मेंटरिंग दिला देते हैं। हम आपको अपने नेटवर्क से बिजनेस दिला देते हैं। और ये सारी चीजें फिर आप ओपन अप हो जाती हैं। Hmm. और डेट का क्या इशू है कि डेट इंडिया में कॉस्टली है, मतलब इट कॉस्ट यू 9 to 12% अगर आपने बैंक को कुछ सिक्योरिटी दी हुई है। अगर आपने बैंक को सिक्योरिटी नहीं दी हुई तो इट कॉस्ट यू मोर, लाइक 16%, 20-24%। तो वो जो इंटरेस्ट रेट है उस डेट के ऊपर, वो तो फिर कैश फ्लो में से ही आएगा। तो Hmm. कंपनी का कैश फ्लो है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना कि वो उस डेट को सपोर्ट करे। Correct. अब बहुत सारी कंपनीज हैं वो डेट ले लेती हैं, लेकिन वो डेट को सर्विस करने के लिए उनके पास कैश फ्लोज नहीं है, वो उतना मार्जिन नहीं है कि वो 9%, 12, जब उनका नेट प्रॉफिट ही 5-10% था और आपने उसके ऊपर 12% का लोन डाल दिया, तो उसका तो जीरो हो गया ना। सही बात है। तो इसलिए अर्ली स्टेज प्री सीरीज ए टाइप की कंपनीज को डेट सूट नहीं करता, उनको इक्विटी ही सूट करती है, कि Okay. मतलब ग्रो करके बाद में स्टेक बिकवा देंगे इन्वेस्टर का। और जो सीरीज ए से ग्रोथ स्टेज होती है उस पे थोड़ा आप डेट ले सकते हो, इवन आप वेंचर डेट ले सकते हो एज What is कंपेयर टू venture बैंक डेट। वेंचर डेट क्या होता है कि अ, एक ग्रोइंग कंपनी है debt? और उसको बैंक नहीं दे रहा, बैंक डेट नहीं दे रहा, बिकॉज वो ट्रेडिशनल कंपनी की तरह नहीं है, वो स्टार्टअप है। Okay. तो बहुत सारे ऐसे वीसी फंड्स हैं जो वेंचर डेट देते हैं। Okay. तो वो क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमें सिक्योरिटी देने के लिए, बिकॉज यू आर अ टिपिकल स्टार्टअप एसेट लाइट कंपनी, Yeah. तो हम आपको डेट दे देते हैं, बिकॉज यू आर प्री फंडेड बाय गुड इन्वेस्टर्स, आपके कैपिटल टेबल में अच्छे इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, तो हम आपको डेट दे देते हैं।
लेकिन ये जो डेट होगा ये बहुत हमारे लिए रिस्की डेट है, बिकॉज हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही आपसे। हम्म। तो यू कॉम्पेंसेट अस थ्रू सम अदर मीन्स। तो फिर वो स्टार्टअप क्या करता है कि इंटरेस्ट तो देता ही है डेट के ऊपर, लेकिन जो उसका इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिल रहा होता है वैल्यूएशन गेन का, दैट कंपनी की वैल्यू ग्रो हो रही है, तो वो कुछ शेयर्स से कॉम्पेंसेट कर देता है वेंचर डेट वाले को। उसको कुछ वारंट्स दे देता है, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स दे देता है कि आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही डेट के ऊपर, लेकिन अगर हमारी कंपनी ग्रो कर गई आगे तो आपको कुछ इक्विटी में भी बेनिफिट हो जाएगा। तो दैट इज अ वेंचर डेट मॉडल। Okay. So which और kind of companies do you feel should go for the venture debt model? दोज हु आर आफ्टर सीरीज ए, जिनका 25 to 50 करोड़ का मिनिमम टर्नओवर है, Okay. और एंड दे आर एबल टू सर्विस दैट डेट ऑल्सो, एंड और उनको क्लियरली वन थिंग इज फॉर श्योर कि उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि ये 50 करोड़ से 300 500 जाएगा, इतना मार्केट में दम है, इतना मार्केट में डिमांड है, इतना कस्टमर पे करेगा। जिनको वो श्योरिटी है, देन यू टेक ऑन डेट। बिकॉज इंडिया में अगर आप डेट पे बैक नहीं करते, इट बिकम्स नॉट अ सिविल इशू, इट बिकम्स अ क्रिमिनल इशू। एंड उसके बाद फिर सबके ऊपर सबको फेस करना पड़ता है, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सबके ऊपर इंक्वायरीज केसेस होते हैं। Mm-hmm. यहाँ पे थोड़ा सा, बिकॉज पास्ट में बहुत ज्यादा लोगों ने मिसयूज किया है बैंकिंग सिस्टम को, तो यहाँ के लॉज काफी टाइट है इंडिया में। Are they really that tight? Because I don't think so now. Because it's so easy for people to just play around with the laws and then फिर एक दिन आप बस चले जाओ, you leave the country और फिर वापस आओ and then you present a sob story and then it's all good because oh मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, because that is how the stories sell, right? हार्डली, और फिर बहुत Uh, दिनों बाद फिर इन पे फिल्में बनाई जाती है एंड ऑल ऑफ दैट सो आई एम नॉट, सी, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव और फ्रॉम द ऑडियंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो, मैं आपसे जेन्युइनली ये जानना चाहूंगी कि क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम इतना कमजोर है या हमारा जुडिशरी सिस्टम इतना कमजोर है कि जिसकी वजह से either the new startup founders probably they find it all very easy because सालों पहले अरसों पहले कोई और कर चुका है ये, है ना? Do they find it so easy to fool around and then misuse probably the funds, the laws, whatever? What's your take on this? See, I've been in the system since more than 25 years, so I'll give you the historical context. शुरू से ही जो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स थे, दे वर नेवर वेरी स्ट्रांग। तो फिर होता क्या था कि आप इंडिया में क्या सिस्टम है कि डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल वर्क कर रहा है, लेकिन किसी भी स्टेज पे आप किसी भी कोर्ट में जाके कह सकते हो कि सर वहां पे गड़बड़ हो रही है। तो एट एनी स्टेज यू कैन गो टू अ सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, एंड देन सुप्रीम कोर्ट। सो it is very easy to obstruct any legal process because courts में 5 करोड़ केसेस तक है, और वहां पे बहुत टाइम लगता है हर चीज में। हम्म। तो तो दो टाइप के फाउंडर्स हैं। एक ने तो जो जेन्युइनली पे नहीं कर पाए लोन, उन्होंने एक्सपैंड किया, वो पे नहीं कर पाए, और 2011 to 13 के बीच में 20 लाख करोड़ ऑफ लोन्स वर गिवन बाय द गवर्नमेंट, जिसमें से 8 लाख करोड़ टर्न आउट टू बी फ्रॉड। जो पैसा मतलब आपने दे दिया, लेकिन आपको पता था ये वापस नहीं आएगा। Are तो you? उसके बाद, या दैट इज ट्रू, एंड द पॉलिटिकल पार्टीज कॉल इट फोन बैंकिंग, कि फाइनेंस मिनिस्टर को फोन कर दिया उसने, पब्लिक सेक्टर बैंक को फोन कर दिया, वहां से 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, इस टाइप के लोन्स उल्टे सीधे इशू हुए काफी, और जिसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम सालों सालों तक स्ट्रेस में रहा। और व्हेन मोदी गवर्नमेंट केम, तो दे केम आउट विद अ बैंक्रप्सी कोड, और बैंक्रप्सी कोड में उन्होंने क्या किया कि अगर एक कंपनी पे बैक नहीं कर पा रही लोन, सो जो क्रेडिटर है, जो बैंक है, दे कैन गो टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी, और उसमें वो कंपनी को बैंक्रप्सी डिक्लेयर हो जाती है, और कंपनी के फाउंडर को निकाल के बाहर फेंक देते हैं।
और उसकी जगह एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टेक ओवर कर लेता है कंपनी का। फिर वो उसका सॉल्यूशन निकालता है कि इस कंपनी को या तो सेल आउट कर देते हैं किसी नई पार्टी को, और या फिर इसमें इसको लिक्विडेट कर देते हैं अगर कुछ नहीं हो रहा, और फिर जो क्रेडिटर्स हैं उनको पे बैक कर देते हैं। तो ये बैंक्रप्सी कोड आ चुका है, तो इस वजह से काफी पैसा रिकवर हुआ है। ओके। और बट द थिंग इज दैट अगर क्रिमिनल था, अगर आपने बैंक के पैसे निकाले थे फ्रॉड करके, नॉर्मल बिजनेस में थे, तो बैंक आपके ऊपर केस नहीं करेगा, बैंक आपको सीधा बैंक्रप्सी में ले जाएगा, कंपनी आपके हाथ से चली जाएगी। लेकिन अगर आपने क्रिमिनल कुछ किया तो बैंक फिर क्रिमिनल केस कर सकता है कि इन्होंने पैसे निकाले हैं बैंक के, देन इट बिकम्स अ क्रिमिनल इशू। लेकिन बैंक्रप्सी कोड के बाद ना फाउंडर बहुत डरते हैं कि यार ये कंपनी मेरे हाथ से ना निकल जाए, एंड दैट इज वाई पहले पहले इतना डरते नहीं थे, अब दे आर वेरी स्कैर्ड। तो द होल प्रोसेस ऑफ इंडिया में ना महंगा लोन है, इंटरेस्ट रेट 9 to 12% है, चाइना में 4% है, 5%, यूएस में 4%, 3%, तो जापान में 1%, साल का 1%। मतलब इंडिया में लोन्स बहुत महंगे हैं, तो उनको सर्विस करना मुश्किल है। कस्टमर बहुत प्राइस कॉन्शियस है, तो कस्टमर से मार्जिन बनाना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद फिर आप ऑन टॉप फिर आप ये कहते हो कि अगर मैं लोन पे बैक नहीं कर पाया तो कंपनी मेरे हाथ से चली जाएगी। तो दिस ऑल एड्स अप टू द प्रेशर ऑन द फाउंडर, और बड़े स्ट्रेस केसेस होते हैं, बड़े डिप्रेशंस होते हैं, बहुत इश्यूज होते हैं। इस वजह से डेट उसी कंपनी को लेना चाहिए कि भैया मैं 20% मार्जिन बना रहा हूं और मैं 12% का डेट है मेरे पास, और जो मैं वर्किंग कैपिटल होती है, मतलब जितना मैं बार बार प्रोडक्ट्स को बेचता हूं, तो मैं साल में 6 बार सपोज आई एम सेलिंग अ प्रोडक्ट, तो मेरा ओवरऑल मार्जिन 20% करके 100% तक मेरा साल में बच जाता है। उसमें से 12% का मुझे इंटरेस्ट देना है, तो इट इज वर्किंग फॉर मी। If it is not working for me, go in for venture capital, private equity, go in for angel investment, because वहां पे जो आपका रिस्क है वो इन्वेस्टर भी शेयर कर रहा है। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो इन्वेस्टर को भी फायदा होगा, अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो इन्वेस्टर का भी पैसा डूबेगा, आपका भी डूबेगा। तो Correct. दैट इज द होल थिंग बिहाइंड इट। So the way you explained about the ease of business, yeah, ease of taking funding probably. Or chalo, let's sum it as a whole, like ease of doing business with a proper company registration, and then moving forward with the whole operations and execution and everything, right? क्या आपको सच में लगता है कि ease of doing business in India is still much more tougher with respect to whatever the percentile that you mentioned? That is also one of the parameters, because आज तक जो मेरी भी रिसर्च कहती है, या आज तक इफ एट ऑल अगर हम देखें, तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्टार्टअप्स आज भी यूएस से निकल के आते हैं। इंडिया अभी अभी पिछले 5 सालों में थोड़ा बहुत वहां तक पहुंचने की कोशिश कर भी रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई द गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद डिफरेंट डिफरेंट schemes and reforms, and there are a lot of facilities today, right? But still, if you see or if you hear from the top 1% of the people who are probably a part of big, huge part of India one, they would still say that no, the ease of doing business in India is still very, very low. What's your take on that? देखो यूएस की कहानी क्या है कि यूएस में एक तो वहां पे लॉ चलता है, वहां पे कोर्ट में 1 साल में 6 महीने में डिसीजन आ जाता है। यहाँ पे 20 साल लगते हैं, और लॉयर्स पैसा बनाते हैं और सारी पार्टीज पैसा बनाती हैं, कोर्ट में कुछ नहीं होता। तो Correct. उसकी वजह से अगर किसी पार्टी ने आपके पैसे मार लिए, सपोज आप 5% पे काम कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे, और उसने आपके 1 करोड़ रुपए मार लिए, तो आपका तो पूरे साल का प्रॉफिट उड़ गया, बिकॉज वो पता नहीं कोर्ट से कब सॉल्व होगा। तो दैट वे द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज स्टिल नॉट वेरी गुड। और फंडिंग का जहां तक सवाल है, देखो यूएस का जो डॉलर है वो ग्लोबल करेंसी है, और उसकी इतनी पावर है डॉलर की कि वर्ल्ड के जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं
उनमें जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है 70% जो उनकी वैल्यू है कंपनीज की वो यूएस स्टॉक मार्केट से आती है। और डॉलर एक रेस करना मार्केट से अपने कंपनी स्टार्टअप के लिए लेना वो बहुत इजी है एज कंपेयर टू रेजिंग इन रुपीज। बिकॉज जेफ बीजोस जो अमेजॉन फाउंडर है उसकी बड़ी फेमस लाइन है कि यूएस में आप 50 मिलियन डॉलर रेस कर सकते हो सीड कैपिटल। Okay. सीड कैपिटल 50 मिलियन डॉलर रेस कर सकते हो एक ऐसी कंपनी के लिए जिसका 10% चांस है चलने का, 10%। कितनी ऐसी कंट्रीज है जहां पे उस टाइप का मनी आप रेज कर सकते हो। मतलब इंडिया में आपको अगर आप प्री रेवेन्यू हो और इफ यू आर प्री प्रोडक्ट, मतलब अभी बहुत सीड कैपिटल चाहिए आपको, Yeah. आपको लैक्स में मिलेगा, 20 lakhs, 25 lakhs। प्रॉबली सम एंजल गिव्स यू 40-50 lakhs। और हो सकता है कोई डॉलर एंजल आपको मिल जाए तो करोड़ में दे दे, बट वो नहीं है। अच्छा, और ईज ऑफ बिजनेस में एक कोर्ट्स का जैसे चक्कर रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट बहुत पुअर है यहाँ पे। Yeah. उसके अलावा बेनिफिट्स भी बहुत है। लेकिन ये फैक्ट है कि हमारी जो मार्केट्स है ना वो काफी शैलो है। जो मिडिल क्लास है, लोग कहते हैं 20-30 करोड़ मिडिल क्लास है। द एक्चुअल मिडिल क्लास इज नॉट मोर देन 5 to 10 करोड़। तो जो परचेजिंग पावर है लोगों की, इट इज नॉट वेरी मच। और बिकॉज ऑफ दैट एवरी स्टार्टअप is trying to earn from those 5 to 10 crores who can afford products like, you'll be surprised कि टाटा का जो ट्रेंड है इट इज नॉट डूइंग सो वेल, बट टाटा ने जूडियो खोला, 1,000 रुपीज से कम के प्रोडक्ट्स, इट इज डूइंग वेरी वेल। सो इंडिया का जो परचेजिंग पावर है ना वो बहुत ही स्क्यूड है। सिंस वी आर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री तो हमारे एस्पिरेशंस वेस्टर्न लेवल पे हैं, लेकिन हमारी परचेजिंग पावर कम है तो वी आर वेरी प्राइस सेंसिटिव। बट बिकॉज वी आर एक्सपोज टू स्मार्टफोन एंड यूरोप एंड यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूएस, तो हमारी जो क्वालिटी एक्सपेक्टेशन है वो उस लेवल की है कि हमें उसी लेवल के प्रोडक्ट्स मिले। तो वो एक बड़ा अजीब सी मार्केट है। मतलब लोग ये कहते हैं कि इंडिया में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपने इंडिया में प्रोडक्ट मार्केट फिट क्रिएट कर दिया, विच मींस कि आपने एक ऐसा नया प्रोडक्ट लेके आए और आपने उसको सेल करके दिखा दिया इंडियन कस्टमर को, तो वो प्रोडक्ट या सर्विस 190 कंट्रीज में आप बेच सकते हो, क्योंकि आपने इंडियन कस्टमर को सेल करके दिखा दिया। तो Is our मतलब market यहाँ so के भी, tough? yeah, it's a very very tough market and payments come late। 30-45 days की साइकिल होती है, लोग 3-3 महीने 6-6 महीने में पेमेंट्स करते हैं। आप सोचोगे कि बड़े कस्टमर ज्यादा जल्दी पे करते होंगे, रिलायंस, टाटा, बिरलाज, वो तो और लेट पे करते हैं बिकॉज वो कहते हैं कि हमारी पेमेंट तो अश्योर्ड है, वी आर अ बिग ब्रांड, हम किसी के पैसे मार नहीं सकते तो हम लेट देंगे। पेमेंट्स लेट आती हैं, वर्किंग कैपिटल में पैसा पड़ा रहता है, डेट महंगा है। तो सारी चीजें इजी हुई हैं पहले से, बट स्टिल लॉन्ग वे टू गो। Okay. So where do you think are we headed in terms of, if I have to compare India with the global markets, what do you think are the next 5 to 10 years going to look like for India in terms of business setups? Forget about the funding ecosystem, but just what do you think about the business setup? Yeah, so the business setup has become much easier, uh, 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 but now what has happened is that uh, the countries with which we are competing in the global market, they are waking up to the reality that India is becoming very strong and our economy is about to become the third largest economy in the world. तो नाउ द यूएस हैज बिकम वेरी कॉन्शियस कि जिस तरह से हम चाइना से compete करते थे, कल को हमें इंडिया से भी compete करना पड़ेगा। और एक ग्लोबल वेव जो पहले चला करती थी, लिबरलाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमन मार्केट्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज रिवर्सिंग towards a more protectionist economy,
People are putting trade barriers. People are putting tariffs. People are putting artificial barriers to trade. So the world has changed for the worse. And India, since we came from 2 trillion to 4 trillion, and now we are going to 5 trillion, तो काफी चीजें ईज आउट हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू वन एग्जाम्पल. लोगों को अर्ली स्टेज कंपनीज को डेट नहीं मिलता था पहले, बिकॉज उनके पास सिक्योरिटी नहीं होती थी बैंक को देने के लिए. तो द गवर्नमेंट हैज कम आउट विद सीजीटी एमएसएमई स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट आपको अनसिक्योर्ड लोन देती है अप टू 5 करोड़. नाउ दिस इज सच अ ब्यूटिफुल इन्वेंशन, बिकॉज वहीं पे गैप था, and the government came out with something which is totally relevant. I know of so many companies who have taken that particular loan, and at attractive interest rates, 9 to 12%. So वेंचर कैपिटल भी बहुत बढ़ गई है, नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स भी बढ़ गई हैं. स्टार्टअप इंडिया के जो 500 इंक्यूबेटर्स हैं, उसमें से 100 इंक्यूबेटर्स आर वेरी एक्टिव, एंड दे आर प्रोवाइडिंग बिटवीन 20 to 50 lakhs. बहुत सारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी की स्कीम्स हैं जिसमें आपको ग्रांट्स भी मिलती हैं, जिसमें आपको फंडिंग भी मिलती है. तो ईज ऑफ बिजनेस बेटर हुआ है, बट कुछ सेक्टर्स में काफी बेटर हुआ है, कुछ सेक्टर्स में अभी भी बेटर नहीं हुआ. जैसे मैं आपको बताता हूँ कि टेक्सटाइल में इंडिया हमेशा स्ट्रगल करता रहता है, बिकॉज China became big, then Vietnam became big, then Bangladesh became big. So we were always like competing with those countries. और पाकिस्तान को यूरोप ने स्पेशल एडवांटेज दे रखा है ऑफ अ 10% लेस ड्यूटी देन ऑन इंडिया. तो वो सेक्टर हमेशा स्ट्रगल करता रहता है. लेकिन आप क्विक कॉमर्स देखो, क्विक कॉमर्स में सारी फंडिंग हो रही है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ आर बीइंग पुट. जेप्टो का अब आईपीओ आने वाला है. ब्लिंकिट इज डूइंग वेल, इंस्टामार्ट इज डूइंग वेल. इनको फंडिंग मिल रही है, इनको अनलिमिटेड फंडिंग मिल रही है. जोमेटो देखो कहां से कहां चला गया. आईपीओ मार्केट्स ओपनड अप. पहले लॉस मेकिंग कंपनीज की आईपीओ अलाउड नहीं थे, तो फिर कंपनीज क्या करती थी कि इंडिया छोड़ देती थी, एंड दे यूज्ड टू ओपन होल्डिंग कंपनी इन सिंगापुर और यूएस. नाउ इट वाज कॉल्ड फ्लिपिंग. नाउ देयर इज रिवर्स फ्लिपिंग. मीशो, फ्लिपकार्ट, PhonePe, Zepto, they have all come back. They are changing their holding company from Singapore or US back to India. कि हम Indian stock markets में list करेंगे. Look at how much money these startups have raised. Policy Bazaar, Nykaa, Mama Earth, Paytm, Zomato. So things have become better. SME IPO has now opened up. Their SME IPO last year raised 8,500 crore. Almost 300 companies raised that money. So things are becoming better, but it depends कौन से sector में है. It matters a lot. आपको वो सारे challenges हैं अभी. Since you spoke about the trade war, about China, Russia, and how the dollar still rules the world. And yes, कुछ बदलाव आया जरूर है, that lot of companies जो यहाँ से छोड़ के जा रही थी and सिंगापुर या दुबई में रजिस्टर करवा रही थी, and then they are coming back, they are doing some structural changes, and then they are coming back to India, right? But do you think that all these kind of trade wars with the bigger brands or even with the smaller brands, the whole geopolitical tension in the world affects the business or the startups in India as much as it affects the global brands as well? See, till the time China was growing up, everything was running smooth and everybody was favoring globalization. But because the US and the Western countries, they don't like China to have become so huge, so they are putting barriers to trade. And they are reducing the visas. They are making it difficult for foreigners to come in their countries. और वॉर्स देखो आप, 3 साल से यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है. इट इम्पैक्टेड ऑयल मार्केट्स, इट इम्पैक्टेड वीट, इट इम्पैक्टेड फर्टिलाइजर. उसके बाद फिर गाजा वॉर शुरू हो गया, देन इट स्टार्टेड इम्पैक्टिंग द ऑयल मार्केट्स. उसके बाद फिर इंडिया चाइना का जो बॉर्डर इशू चला, उसके बाद
China has put up brakes on a lot of things like जो हमारी टनल बोरिंग मशीन्स हैं हम जर्मन कंपनी की लेते हैं जो चाइना में मैन्युफैक्चर होती है चाइना उसको ब्लॉक कर रहा है अभी फॉक्सकॉन के प्लांट था जो इंडिया में लग रहा था उसके 300 चाइनीज इंजीनियर्स को चाइना ने वापस बुला लिया तो थिंग्स आर बिकमिंग tougher by the day. Or since India is also now becoming, about to become the third largest economy, so they don't like a new competitor. So अभी और टफ होगी चीजें और टफ होंगी बट उसका आई फील दैट काफी जगहों पे द गवर्नमेंट इज वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि ये चीजें काफी टफ हो रही हैं सो दे आर कमिंग अप रेगुलरली विद सॉल्यूशंस आल्सो तो लाइक पीएलआई स्कीम लॉन्च करी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करी सो वो स्कीम लॉन्च करने के बाद कितना सारा मैन्युफैक्चरिंग आ गया हु थॉट कि एप्पल भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा आई नेवर थॉट सो तो मैन्युफैक्चरिंग में यू विल बी सरप्राइज टू नो जो लास्ट मंथ का डेटा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोस पुट अप इन लास्ट मंथ So things are looking up, but geopolitics is going to affect it. India Pakistan हो गया, India China का border issue हो गया, India Bangladesh हो गया. In fact, Ukraine Russia war रुक नहीं रहा, and Gaza Israel चल रहा है. तो these all things are going to impact the global economy for a long time to come. Okay. Geopolitics is like a wave, है ना? मतलब sometimes it's really on a high tide where it affects like a lot of people. Common man also. Here though we are just talking about like the businesses and the ecosystem and all of that, right? But the common man also. But do you think that with the current rise in the geopolitics that is happening, are the global investors looking at India with a very different perspective? जैसे आपने कहा कि like we were having this conversation, like Apple is now going to manufacture in India, right? And there are a lot of other foreign companies who are also looking at putting the manufacturing plants in India, right? जो पिछले कुछ सालों में थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके this has started, coming up step by step. It was not there 5 years ago. Probably it was there, but it was just like, the talks that never came to fruition. है ना? So do you Yeah, think that is. now that, this change has started happening, and where do you think as Indians or as Indian startups are we, as how do I say, where do you think as Indians or as Indian startups are we headed to? Prithvi, there are probably 5 or 6 large poles in the world market. One is US, one is Europe. There is China, which is a separate pole now. Then there are, economies like the UK, Japan, and Russia. Australia is too small. It is just a mineral producing country. Mhm. So India, because it grew from 2 trillion to 4.2 trillion, so we have become a separate pole now. So that is the thing which is happening, and a lot of the money which used to get invested in China, so they are now scared of making China even bigger because it is a single party economy, single party country. So they feel that is like giving too much power to the government in China. So that is why now they are diversifying the supply chains. And because amongst these few large poles, Europe is growing old, its GDP growth is hardly there. US is in a recession, its economy has contracted in the last quarter. Japan, the total number of babies born in Japan, the entire 2024 was 730,000 babies. This is becoming old like anything. Russia is totally involved in war. It is a mineral producing country, defense items and minerals. So the only large country which is growing at 7%, and the average age of the population is 29 years, which is the lowest
amongst the large economies is India. Okay. So the Indian consumer is the savior for the global multinationals, because this is the only market which is going to sustain them, get them growth, get them the return on investment. And that is why everybody is moving towards India. If you look at the buzz amongst the bankers globally, Goldman Sachs, Morgan Stanley, all their rich HNI clients are telling them, give us exposure to India. We want to invest in India. We want to open manufacturing plants in India. We want to be associated with a lot of companies in India. You will be surprised to know, Prithvi, there are 3,000 top Fortune companies which are always cited by the Fortune magazine. Okay. Out of this 3,000, 2,100 out of 3,000 have set up GCCs in India, global capacity centers. So all their strategy, operations, IT backend, call center work, all their operational part of the things, everything happens in India, including AI development, including anything to do with trading, paperwork, everything happens in India. So the Indian workforce, although the US is putting a lot of hurdles in, so that the Trump administration wants to show कि हम US के लिए, Americans के लिए jobs रखी हुई हैं हमने, हम foreigners को नहीं देंगे. And the सबसे soft target है वो Indians हैं, because they are the most successful and visible. तो वो कर रहा है उसको, but even Trump knows कि इंडियंस के बिना, इंडियन टैलेंट के बिना उसका ना स्पेसएक्स चलेगा एलॉन मस्क का, ना उनका टेस्ला चलेगा. टेस्ला का सीएफओ इज अ हार्डकोर इंडियन, जो उनका चीफ साइंटिस्ट है स्पेसएक्स का वो इंडियन. अभी जो ओपन एआई से टैलेंट लिया है, मेटा ने पोच किया है, उसमें इंडियंस हैं जिसको $50 million का ज्वाइनिंग बोनस मिला है. So, but that is the Indian workforce. But what I'm trying to tell you is that if you want growth in the future, you can't go to Europe, you can't go to Japan, you can't go to Australia, you can't go to the US because it has become too unpredictable. You can't go to China because it's a closed economy. The only option is India. And that is why all of them are coming to India. Okay. Pretty well mentioned, pretty well said, तुषार जी. But फिर भी मुझे ऐसा लगता है that US being US, obviously ये अभी आजकल जो भी चल रहा है, right? US being US, they don't want India to emerge as a better superpower than them. या हम उनकी नजरों में आ गए हैं. जो चीज चुपचाप ग्रो कर रहे थे तो ठीक थे, बट आफ्टर दे सॉ कि हमने रशिया में जो स्टैंड लिया, रशिया यूक्रेन वॉर में, उसके बाद दे सेड दे आर टू इंडिपेंडेंट एंड दे आर बिकमिंग टू बिग अबाउट अस. Yes. So they are not liking it. So now they are putting brakes. Even Trump has said कि अब मैं एप्पल को इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करने दूंगा मैं. तो वो तंग करेगा, उस पे आईफोन्स पर ड्यूटी लगाएगा वो. अभी जो रेमिटेंस आती है इंडिया को, 100 बिलियन से ज्यादा की रेमिटेंस आती है ग्लोबल से, और इस साल वो बढ़कर टू $126 बिलियन हो गई है. ट्रंप ने उसके ऊपर 3.5% टैक्स लगा दिया. रेमिटेंस पे कौन टैक्स लगाता है यार? तू तो ऑलरेडी टैक्सेबल मनी है जो उन लोगों ने अर्न किया है यूएस में, इनकम टैक्स देके, वेल्थ टैक्स देके पैसा अर्न किया हुआ है, उसको इंडिया भेजेंगे, उस पर तू फर्दर टैक्स लगाएगा. पहले 5% लगाया, फिर 3.5% किया, फिर यूएस की सेनेट ने वो उसको कम करके 1% कर दिया. देखो, पहले ये जो लोग H1B पे जाते हैं ना, ये लोग उनसे रेगुलरली मनी कट करते हैं और वो मनी कभी रीइंबर्स नहीं करते. द यूएस कीप्स दैट मनी. तो वैसे ही तुम उनको हफ्ता दे रहे हो, अब तुम और हफ्ता काट लो उसमें से. तो थिंग्स आर बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट. मतलब अनलेस यू ग्रो योर इकोनॉमी, देयर इज नो वे दैट अदर्स आर गोइंग टू फीड यू. इट इज नॉट कोई यहाँ पे वो नहीं चल रहा, किसी की कोई धर्म घाटा नहीं चल रहा है यहाँ पर, और एवरीबडी हैज टू फेंड फॉर देमसेल्व्स. एंड दिस इज व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट इज आल्सो डूइंग. वो हर सेक्टर में अभी रेयर अर्थ्स में चाइना ने कर्व लगा दिया, जिसके बिना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं मैन्युफैक्चर हो सकते. तो
Modi government acted very fast. They came out with a PLI scheme in rare earth because we have 24% of the world's rare earths. लेकिन आज तक हमने उनको मैन्युफैक्चरिंग में लाई नहीं उसको. Yeah. वो माइंस नहीं बनाई हुई हम लोगों ने. तो तो things are better. I will see. I have seen time in जब मैं corporates में था, मैं देखता था कि क्या हो रहा है. It was हाहाकार मचा हुआ था हर जगह. बट नाउ थिंग्स आर वेरी स्टेबल सिंस द लास्ट 11 years. एंड जो भी जियोपॉलिटिक्स होती है जो अच्छा चल रहा है. स्टार्टअप्स आर डूइंग वेरी वेल. इफ द स्टार्टअप फाउंडर्स इंटेंशन इज गुड, वो अच्छा चला के ले जाएगा. हाँ, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट आप बोल रहे हो कि चलो लेट्स स्पीक अबाउट 3 eyes ओवर हियर. ओके, एक आप कह रहे हो कि 1 is the intention. ओके, सेकंड इनोवेशन, राइट, एंड थर्ड आता है इन्फ्लेशन. So how Okay. do you think are we as a country going to progress when there is inflation in everything? I'll tell you the difference between the thought processes. We are not even talking about India 1, India 2, India 3. Okay, we are just talking about 2 Indias. Okay, a topic which is so hyped that there is, मतलब ऐसे बताया जाता है कि there is India 1 is here and India 2 is like literally here, right? Sub-Saharan Africa. है, हाँ जी, which I don't think is the real truth, but हो सकता है एक बहुत छोटा part of our country is like really probably backward or probably not so developed. Okay, not so developed would be the right word. That's a huge part. That's huge part. Like 30-40 crore people, 300-400 million people who live Yeah. like Sub-Saharan Africa. हाँ जी, so that is what I'm trying to say, that अगर इंडिया भी अगर 2 हिस्सों में अगर डिवाइडेड है, ठीक है, so how are we even going to progress when there is so much inflation going around, right? कभी तो हमारी गवर्नमेंट कभी 28% टैक्स ऑन पॉपकॉर्न लगा देती है, ठीक है, एक तरफ ये हो रहा है, और दूसरी तरफ there are so many reforms coming in. Like abhi just 2 days ago I was reading about something, like the government has launched some scheme for the women startups, right? So government is, I don't know how to put this across, but एक हाथ से दे रही है और एक हाथ से ले भी रही है, right? एक्चुअली क्या था ना पृथ्वी, जब जीएसटी नहीं आया था उस टाइम पे मल्टीपल टैक्सेशंस थे, मल्टीपल लेवाइज थे, और लोगों को पता ही नहीं होता था कि हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं. हाँ, तो एक्चुअल में अगर आप उस टाइम का कैलकुलेट कर रहे हो करो तो लोग 30-40-50% टैक्स दे रहे थे कई चीजों पे. अभी क्या है, सब चीजें ट्रांसपेरेंट है कि इस पर इतना टैक्स है, इस पे इतना टैक्स है. उसका मतलब ये नहीं है आई अग्री विद द गवर्नमेंट ऑन levying GST of 28% on air conditioners or fridge. I don't subscribe to that. But having said that, at least it is transparent ना. आज आप इंडस्ट्री बॉडीज जो है, CII है, FICCI है, they can fight with the government to lower it, and they can have pre-budget consultations with the government. पहले तो कुछ पता ही नहीं होता था, तो इट इज अ पॉजिटिव थिंग. नो, इट इज ऑलवेज इवॉल्विंग, लाइक इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस. सो अब जस्ट टू पुट टू योर अटेंशन, लाइक 12 lakhs तक का इनकम टैक्स खत्म कर दिया. आपने अपनी लाइफ में कभी सोचा था कि आप इंडिया में 12 लाख तक का इनकम टैक्स नहीं दोगे? मतलब मैंने तो कभी नहीं सोचा था. इट इज सच अ ग्रेट मूव. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू praise them where it is due. जहां पर ड्यू नहीं है, जैसे आपने इन्फ्लेशन की बात करी, आपको पता है इन्फ्लेशन इंडिया में 20, 30, 35% चला करती थी, और उसकी वजह से जो रुपी है, इट यूज्ड टू क्रैश ऑल द टाइम. रुपी ने अभी भी काफी but now the inflation is also like 7%, 6%, 8%, which is fine. You have to bear with it because हमारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वो सारा skewed है काफी. We have to spend too much on defense, too much on oil imports. 85% of oil is imported. तो वो पूरा जो एक सिस्टम बना हुआ है वो it is skewed towards inflation.
वो इन्फ्लेशन वहां से हटाना बहुत मुश्किल है. वी Oh, कांट बी लाइक यूएस 1% इन्फ्लेशन. नॉट इन द, मतलब अभी रिसेंट ईयर्स में तो ऐसा पॉसिबल होगा नहीं. okay. इन्फ्लेशन रहेगी. लेकिन उसका सोल्यूशन है ना. तो सोल्यूशन है, आप जो लोग कर रहे हैं, एफडी में नहीं डाल रहे 5% रिटर्न के लिए, बट म्यूचुअल फंड में 20% रिटर्न ले रहे हैं. तो अगर 7% इन्फ्लेशन है और आपके म्यूचुअल फंड ने आपको 20-30% रिटर्न दे दिया, गोल्ड ने 100% रिटर्न दिया है रिसेंट टाइम्स में, लैंड रियल एस्टेट 3 साल से बूम कर रही है, लोग का अपार्टमेंट, मेरे सिस्टर के इन लॉज का अपार्टमेंट 4 करोड़, 4.5 करोड़ का अपार्टमेंट था गुड़गांव में, 12.5 करोड़ का हो गया. तो मतलब एसेट्स पे पैसा डालो ना, स्टॉक मार्केट्स में डालो, म्यूचुअल फंड्स में डालो, गोल्ड में डालो, रियल एस्टेट में डालो, कमोडिटीज में डालो. तो फिर आपको इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन होगा ना. अगर आप सोचो कि पुराने जमाने की तरह से बिना रिस्क लिए गवर्नमेंट जॉब करके और आपको वहीं से सारा रिटर्न मिलेगा इन्फ्लेशन से बचने का, वो नहीं मिलेगा. यू हैव टू, थिंग्स आर tougher than yesterday. You have to strategize and plan accordingly. Okay, cool. Give me 5 industries that would be growing in the next 5 years. गुड क्वेश्चन. देखो, जो भी क्लीन एनर्जी रिलेटेड है ना, जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर सोलर रूफटॉप, सोलर पावर प्लांट्स, दे आर बूमिंग. Hmm. Look at the stock prices of solar companies. Hmm. So anything to do with renewable, although अभी ईवी adoption इतना अच्छा नहीं हुआ, हाँ जी. फॉर मेनी रीजंस. अभी भी रेंज एंजाइटी है लोगों में कि हम इसको सिटी के बाहर नहीं ले जा सकते. और जो ईवी के प्राइसेस हैं, दे आर 30-40% मोर देन द ऑयल, द पेट्रोल कार्स. Yeah. तो अभी भी ईवी का अडॉप्शन नहीं है. बट सोलर इज डूइंग वेल. विंड पावर अभी कम चल रहा है बिकॉज एवरीबडी इज मूविंग टू सोलर. उसके बाद फिर टेलीकॉम इज बूमिंग इन इंडिया. You look at now satellite telephony is coming in. You look at satellite Wi-Fi is coming in. Already 3 companies have been given approval. तो वो एक अच्छा चल रहा है. Education is not doing well because after COVID, people had moved online, but the students find it very difficult to learn online. So everything is moving back to offline. और जिनमें online में पैसे लगे थे, वो सारा the companies are not doing well. Yeah. Look at Unacademy. They wanted to sell at a loss. मतलब जो उनकी last valuation थी, they wanted to sell the company at a lower price to a coaching institute. So this shows like a well-funded company with 1,000 crore of cash in its books is wanting to sell at a discount. This shows the way the winds are moving in education. And fintech is doing very well. So like people used to find it very difficult to take fast loans, like for fridge, for white goods, for even for cars. It used to take a long time. Now all fintech platforms have come, like Cred and Record Club and Club, and there are many of them. So on the click of a button, they check your CIBIL. Everything is online. Everything is super fast. So fintech is doing very well. Artificial intelligence is going crazy. I mean, just to think of it, OpenAI had a valuation of $100 billion. And one day a Chinese competitor comes, DeepSeek, and all the AI stocks in the US fall down. Yeah. Within a month, OpenAI raises another $40 billion. Yeah. And all these companies are retrenching people because they are replacing the standard task, the routine tasks with AI. So AI is going strong, and within AI, the vertical SaaS is going very well, like HR tech using AI, like CRM using AI. So legal tech, fintech using AI.
So all those tools are coming in the market now, and people are using those tools for the creator economy, for banking, for a lot of the things. Their tools are available, the apps are available. uh, करेक्शन आएगी वृद्धि ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स में आएगी बिकॉज द काइंड ऑफ कैश दे आर बर्निंग टू compete विद ईच अदर. जेप्टो का आईपीओ आएगा, बट वो ऑलरेडी बहुत कैश बर्न कर रहा है, और ब्लिंकिट बहुत कैश बर्न कर रहा है. रेवेन्यू ग्रोथ तो करी इन लोगों ने, बट इन्होंने लॉसेस बहुत ज्यादा है. तो ये तीन चार जो प्लेयर्स हैं, दे आर लाइक कंपीटिंग टू बर्न कैश, कि कौन ज्यादा पैसे जलाता है. तो इसमें करेक्शन आएगी. और so this is it. Like we can talk about some other sectors also, but broadly these are the ones. Okay. Health tech, Yeah. India, the health sector will always remain very profitable. The way the hospitals earn, the way it is very very profitable sector as compared to any other sector. Uh, Health tech has the maximum profits, and you look at how many hospitals are available for sale, and the way consolidation is happening, and big hospital chains are getting made. So everybody is wanting to buy those chains, Manipal Hospital and Fortis and Max, and so health tech is doing very well. Yeah, health will always do well. Even education will turn around, I think, eventually. But for now, it is not doing well. Okay. Let's talk about the HNIs leaving the country. Right? Okay. Yeah. So, Sure. Abhi, recent times, I think there was an article which I read on probably some famous portal that nearly around 78% of the ultra HNIs have already left the country for reasons Correct. unknown to the common man. Okay. Some say that it's the ease of business, some say it's for the better lifestyle, which India is very far to fetch so far. So, do you think that in the coming years, this one thing is going to reverse back, and there would be probably the ultra HNIs of the other countries would want to make it to India and have a better, good lifestyle probably over here? No, that will never happen. In the next 5 to 10 years, it will not happen, for the simple reason that we are already an English-speaking country. So, we already have English talent. So we don't need foreigners to come in and do our work. And these guys are used to very high standard of living, and given our population and our people on the road, in the malls, and there is a line for everything. I don't think any person from the developed country will be able to adjust in this situation. But you are right. Around 3,500 millionaires left India last year, Yeah. and उससे पहले 5,000 ने छोड़ा था. तो अब ये क्या है ना, जैसे आपकी स्टार्टअप है, आपने उसको सेल किया, आपको 100 करोड़ या 500 करोड़ मिल गए. तो then all these countries are saying, invest in us, we will give you visa, we will give you citizenship. तो आपको गोल्डन वीजा मिल रहा है दुबई में, आपको यूएस में EB-5 मिल रहा है, आपको यूरोप में मिल रहा है. तो हर कोई सोचता है कि मैं भी ना ग्लोबल रिच की तरह रहूंगा. आई विल हैव माय ओन 3 एकड़ हाउस विद लॉन टेनिस कोर्ट, एंड IB स्कूल में बच्चों को भेजूंगा, फिर सीधा हार्वर्ड भेज दूंगा, उसके बाद फिर वहां से यूएस की सिटीजनशिप दिला दूंगा, फिर वहां पे अपना सेट हो जाएगा. तो एवरीबडी वांट्स दैट. एस्पिरेशनली हम लोग ना, वी आर इंग्लिश स्पीकिंग. हमारे न्यूज़पेपर में भी 50% आर्टिकल्स जो आते हैं वो यूएस के बारे में आते हैं, कि एलोन मस्क ने कल क्या खाया और आज क्या खाया, वो सब हम पढ़ते हैं बैठ के. तो वी आर सो एक्सपोज टू what is happening in the US, in the UK, and Europe and elsewhere, that our aspirationally तो हम लोग बहुत ऊंचा सोचते हैं. मतलब we would want our kids to have the world, कि why not become Elon Musk. अब देखो ऋषि सुनाक PM बन के दिखा दिया यूके का यार.
हिंदू, आई विल बी अ हिंदू एंड आई विल बी अ पीएम ऑफ यूके। मतलब किसी पॉलिटिशियन ने, इंडियन पॉलिटिशियन ने आज तक नहीं सोचा था कि यूके का कोई हिंदू प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मतलब ऑसम, मतलब मैं तो अनबिलीवेबल, मतलब आई कांट इमेजिन कि मेरी लाइफ में ऐसा हो गया। अब वो सब सोचते हैं कि यार बच्चे को बोलते हैं कि यार पीएम बन के दिखा, यूएस का प्रेसिडेंट बन के दिखा। एस्पिरेशनली वी आर सो, मतलब एस्पिरेशनल बहुत है इंडियंस। तो रिच लोग तो फिर अपने आप को ग्लोबल सिटीजन समझते हैं ना। दे फील वी आर ग्लोबल सिटीजन, वी कैन लिव इन एनी कंट्री, हैव द पासपोर्ट ऑफ एनी कंट्री एंड so but this is true for other countries also. China say 7,000 million, I think 7,000 million is 10,500 million is left UK last year. Yeah. यूके से, एंड चाइना से 7,000, रशिया से 2,000 3,000। सो इट इज अ ग्लोबल फिनोमिना। अब गुड़गांव के रियल एस्टेट रेट्स देखिए आपने। हाँ जी, मतलब लिहाज। सबको गेटेड कम्युनिटी चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, क्लब चाहिए, सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए, हाँ वॉकिंग ट्रैक जी। चाहिए, पार्क्स चाहिए। बिकॉज वी आर अर्निंग वेल, व्हाई शुड वी नॉट हैव दीज फैसिलिटीज? वो सारा एवरी होल दिल्ली हैज मूव टू गुड़गांव, एंड लुक एट द रियल एस्टेट प्राइसेस ऑफ अपार्टमेंट्स देयर। मतलब 10-15 करोड़ से तो कोई अच्छा अपार्टमेंट मिलता ही नहीं नीचे। एंड कैमेलियाज, लुक एट कैमेलियाज, Yeah. मतलब एवरीबडी, पीपल Two जस्ट वांट टू लिव इन कैमेलियाज। crores and we are like, what's happening? 50 करोड़, 100 करोड़, माइंड बॉगलिंग। सो दैट इज द फिनोमिना। मतलब ये रिवर्स होना मुश्किल है, बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हर चीज के लिए लाइन है, हर चीज के लिए। आप कहीं चले जाओ, आजकल तो हिल स्टेशंस पे घूमना मुश्किल हो गया है, बिकॉज कार्स की लाइन है वहां पर, इतनी भीड़ है। और टेम्पल्स में चले जाओ, आप रिलीजियस टाउन्स में चले जाओ, अयोध्या, मथुरा, आप ताजमहल देखने चले जाओ, आपको इतनी लाइन मिल जाएगी। रोड्स पर, आप मार्केट्स में शॉपिंग में जाओगे, मॉल्स के अंदर आप लोगों से टकरा रहे होगे। सो इंडिया इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू लिव फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु whose aspirations are in the western sense. Okay, cool. So you are associating Indians with ambition, right? Huge ambition, Yeah. huge. Okay. So what is your one advice that you would like to give to the aspirational Indian or probably the aspirational young Indian? मैं ये कहूंगा कि डोंट थिंक कि बस अपना डिग्री करिए, डिग्री चाहिए, उसके बाद फिर कोई मल्टीनेशनल में जॉब कर लो, दूसरी कंपनी की सेवा करते रहो पूरी जिंदगी, और बच्चे अच्छे सेट कर लो तो लाइफ खत्म हो गई। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, इससे दूर, इससे थोड़ा सा हटके सोचो। लुक एट लुक एट व्हाट द रिच पीपल इन यूएस आर डूइंग। दे आर ट्रेनिंग देयर किड्स टू क्रिएट समथिंग। जरूरी नहीं है आपको स्टार्टअप फाउंडर बनना है। क्रिएट एनीथिंग एल्स, क्रिएट म्यूजिक, क्रिएट, you know create something different, create a new technology, Yeah. create a new branding company, become givers। कब तक लेते रहोगे? मुझे एजुकेशन दे दो, डिग्री दे दो, नौकरी दे दो, Good one. मुझे, हाँ, मेरे मेरे घर के पास सब कुछ साफ कर दो। मतलब यू हैव टू बी गिवर्स। और वो गिवर्स, वो हायरार्की ऑफ नीड्स होता है ना एमबीए में, कि हम एक चीज जब मिलती है तो ऊपर ग्रो कर जाते हैं। आई थिंक इट इज हाई टाइम जो इंडिया के 10-20-30 करोड़ मिडिल क्लास है, दे हैव टू बिकम गिवर्स। एंड ये जो हमारा स्कूल सिस्टम है, जो क्लर्क्स बना रहा है लोगों को, कि हम इंग्लिश क्लर्क्स बन रहे हैं और हम दूसरों को सर्व करने के लिए पढ़ रहे हैं, अच्छा, ऑल दीज थिंग्स, वी हैव टू हैव इनफ कॉन्फिडेंस टू क्रिएट। और रिस्क कैपिटल इज अवेलेबल, अपने जेब से पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, बाहर का पैसा मिल रहा है आपको फॉर टेकिंग रिस्क। सो दैट इज माई एडवाइस टू द नेक्स्ट जनरेशन। Well, thank you so much, Tusharji. It was a wonderful conversation. And the थैंक way यू। you explained with the examples and, everything that you have elaborated so much with so much of थैंक यू। ease, for that matter, I'm sure the audience is going to love this. Thank you, Ritvi, for having me and for so passionately deciding what to ask and how to conduct it.
and I loved coming on the Ambition podcast. Looking forward